अच्छा मल्होत्रा साहब, इसको मैं अगर ये देखूं कि जैसा कि अभी कमर आगा साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये जो इशू है ये सिर्फ आप छोटे चश्मे से इसको मत देखिए, ये एक बड़ा असर डालेगा, इंडिया पर भी असर डालेगा। ये भी एक बड़ी बात इन्होंने कही। ये तो इंडिया की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सवाल लेकर के आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल नरेंद्र तनेजा साहब आपके पास कि पिछले दिनों का अगर आप देखें तो ट्रंप की रणनीति क्या रही ईरान के प्रति, अगर पिछले कुछ स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो? नहीं, देखिए, एक चीज हमको नहीं भूलनी चाहिए। मैंने कंवर आगा साहब को बहुत ध्यान से सुना। मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड देखिए, जब किसी भी देश के अंदर, चाहे वो इस्लामिक हो या किसी भी मजहब का हो, जब जनता इसलिए सड़क पे आती है कि उसका कारण उसकी भूख है या वहां पे भ्रष्टाचार है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड है ईरान के, उनके करप्शन के मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं गया हूं कई दफा, मैंने देखा है, उसको अनुभव भी किया है। और जहां तक ये बात है कि जब तक, अब मैंने जैसे कहा कि अगर जो मूवमेंट वो चर्च की शुरुआत हुई है, ठीक है, उसमें कुर्दिश भी हो सकते हैं, उसमें कहीं पीछे से बलोच या मोसाद कोई भी हो सकता है, लेकिन जनता सामने इस तरह से इतिहास उठा करके देखिए, जो जनता जब सड़क पे आती है तो बड़ी बड़ी सत्ताएं जो है, कितनी भी ताकतवर हो, सब धराशायी हो जाती हैं। इस समय जो वहां पे देखने को मिला, मैं ये नहीं कह रहा कि जनता पूरी आक्रोश के साथ सड़क पे आ गई है, लेकिन जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, और मैं ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट या बीबीसी की नहीं मान रहा, मैं अंदाज अपना लगा रहा हूं, मेरे अपने वहां सूत्र जिनसे लगातार बातचीत हो रही है, तो जनता इस बार जो है थोड़ी गंभीर है। लेकिन ये बात सच है कि जो वहां की रिजीम है, वहां की रिजीम अभी, उनको ये कहना है कि वो इतने कमजोर, ये ठीक नहीं होगा। अभी उनमें ताकत है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के साथ जितने लोग वहां वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो सबको पानी भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, उनकी स्थिति ठीक है। तो इसलिए वो सब उनके साथ इसलिए है क्योंकि उनका इंटरेस्ट वहां है। वो आम जनता जो आ रही है, सड़क पे आ रही है, वो भूख के कारण आ रही है, बेरोजगारी के कारण है, आर्थिक हालत खराब है। और जहां तक ये बात हुई कि वो आकर के एकदम तेल पे, अगर मान लिया वो ऐसा करता है, ईरान ईरान को अगर ऐसा होता है कि प्रोवोकेशन हो जाए, अमेरिका या इजराइल ने किया और वो तेल ठिकानों पे हमला कर देता है, या दुबई पे कर देता है, या अबू धाबी पे कर देता है, तो उसका जवाब खतरनाक होगा। ईरान जानता है। ईरान ने दशकों से इस बात की धमकी दी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद कर देगा और पूरे वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई की वो मतलब डिसरप्ट कर देगा। आज तक किया नहीं है उसने, आज तक करा नहीं है। तो ईरान अच्छी तरीके से जानता है, अगर ऐसा कोई भी चीज होती है, जैसे आपने कतर में देखा, उन्होंने दोहा में जाकर के कुछ कार्रवाई करी थी, लेकिन उसके बाद उससे पहले दोहा की सरकार को बता दिया था हम करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं वो ऑप्टिक था जनता के लिए। और जहां तक ये बात रही कि जनता अमेरिका से इतनी नफरत करती है कि वो भूख बुलेट को सह लेगी, सब कुछ कर लेगी, लेकिन वो देखिए, अगर जनता वहां की जो है, वहां आज नहीं काफी दिनों से परेशानी है। ईरान में वर्ल्ड के सबसे बड़े गैस के रिजर्व्स हैं और वो गैस आयात करता है, कैन यू बिलीव इट, रशिया से, जबकि सबसे बड़े भंडार है वहां पे। वहां पे तेल के जबरदस्त भंडार हैं, लेकिन एक्सपोर्ट उनका मात्र 18 लाख बैरल से, ज्यादातर चाइना को जाता है। वो देश जिसके पास ऐसी संपदा है कि वो दुनिया का सबसे संपन्न देश बन सकता है, जनता वहां की जानती है कि भाई उसके बावजूद वहां क्या हो रहा है। अच्छा, भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज होती है, हवा की तरह है, आप उसको छुपा नहीं सकते, आम जनता भुगत रही है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे जो है अभी स्थिति, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 90% काम वहां की जनता को करना होगा, और अगर वो कर पाती है और कहीं फौज जो है वो जनता के साथ खड़ी हो जाती है, वहां की फौज का एक हिस्सा भी खड़ा हो जाता है, या रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का एक हिस्सा भी खड़ा हो जाता है, तब स्थिति वहां पलट सकती है। मजहब वहां बहुत जरूरी है। Iran is a very proud nation, just like India, many other country, very proud civilization, wonderful people। और ईरान जो है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए, यही अमेरिका, यही ट्रम्प साहब जो आज धमकी दे रहे हैं, ट्रम्प साहब के पुराने आप ट्वीट उठा कर देखिए, लक्ष्मण, मैंने अभी अभी आपको भेजे हैं, वो आप उठा करके देखिए कि वो उनका रवैया है। यही अमेरिका ईरान को काउंटर बैलेंस बनाना चाहता है मिडिल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरेबिया के खिलाफ, टर्की के खिलाफ, कुछ हद तक और देशों के खिलाफ। वो ये चाहता है कि ये काउंटर बैलेंस एक शक्ति बने। तो ऐसा नहीं है कि ईरान, अमेरिका ये चाहता है वहां उसका विनाश कर दो, क्योंकि उस इलाके के अंदर जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल सारी गोटियां बिठाई जा रही हैं, उसमें अगर कोई देश है जिसको टक्कर उसको दे सकता है, वो जानता है, वो ईरान है। अमेरिका जानता है, इसलिए वो संपर्क, अभी तक उनका संपर्क, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि उनका संपर्क पूरी तरह डिप्लोमेटिक टूट गया है, मैं नहीं मान रहा। तो इसलिए अभी यह है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ईरान इज ए ग्रेट सिविलाइजेशन, वहां की जनता इसलिए अमेरिका से नफरत होगी, वो अलग बात है, वो होती है, मतलब तमाम देशों के कमर अंदर। आगा साहब कुछ ऐड करना चाहता है आपकी बातों में? कमर आगा साहब कुछ इशारा कर ऐड करना चाहते हैं? लक्ष्मण, हाँ, एक हाँ, लाइन में आपको, एक लाइन आपको बोलता हाँ हूँ। प्लीज, हाँ प्लीज। जहां तक ऑयल की बात है,
ऑयल, वो सारा कैलकुलेशन देखिए, ना सऊदी अरब चाहेगा ऐसा कुछ हो, ना यूएई चाहेगा, ना अमेरिका चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि स्थिति को इस काबू तक ले जाए कि कहीं पे उसका ऑयल डिस्ट्रप्शन हो। ईरान की जनता अगर 90% काम कर देती है तो ये लोग आएंगे, अगर वो नहीं कर पाती है, बहस होती रहेगी, चर्चाएं होती रहेंगी, जमीन पे बहुत ज्यादा नहीं कुछ होगा। कमर आगा साहब, कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? नहीं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अभी ईरान गया था कुछ समय पहले, 1.5-2 साल के करीब, 2 साल हो रहे होंगे। इतनी बुरी स्थिति नहीं है जितनी बुरी ये वेस्टर्न मीडिया ये लोग बता रहे हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं, ये सड़कों पे सब उतर आए हैं। उतरने वालों में संख्या बहुत कम है, बहुत एग्जैजरेट किया जा रहा है डिमॉन्स्ट्रेशंस को। और कल से जो 2 दिन से, जो पिछले 2 दिन से डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं वो देखने काबिल है, उसमें मिलियंस ऑफ पीपल सड़क पे हैं। दूसरी बात ये कि ये ऑयल वॉर है साहब। अमेरिका जो है वेनेजुएला में क्यों गया? तेल के लिए गया। ईरान में क्यों इतने दिनों से रिजीम चेंज की बात कर रहा है, सैंक्शंस लगाए हैं 10 साल से, तेल के ऊपर कब्जा करना चाहता है। रशिया के ऊपर जो लड़ाई चल रही है ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उनके पास ऑयल, गैस और दूसरे रॉ मटेरियल्स जो हैं वो नेचुरल, वो तकरीबन $75 ट्रिलियन के हैं। उनका कहना ये कि ये बहुत बड़ा कंट्री है, ये छोटा होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उनके पास सऊदी और यूएई, कतर, बहरीन, इन सब के तेल तो उनके कब्ज़े में है, एक तरह से देखना चाहिए। उनके ट्रूप्स वहाँ पे मौजूद हैं। फिर उसके बाद ये देखिए कई चीज़ें हैं। इजराइल का ये है कि इजराइल को ये लगता है कि ईरान ने उसके ऊपर एक उसकी मिलिट्री सुपीरियरिटी को चैलेंज कर रखा है, इसलिए उसको हटना बहुत ज़रूरी है। और जो कुछ उसके एलाइज ने किया है वो एक बड़ा ख़तरा, उसका मानना ये है भी वो ख़तरा इजराइल को नज़र आता है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो फोर्स करते हैं। हो सकता है अमेरिकन अटैक ना करे, मगर इजराइल पॉसिबली है कि वो बीच में या किसी भी समय वहाँ पे अटैक करके ये युद्ध शुरू कर सकता है। अमेरिका तेल के ऊपर पूरी ग्लोबल उनका वो है कि हमारा ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए एनर्जी रिसोर्सेज पे। अगर हम अपने को 21st सेंचुरी में अपने को सुपर पावर बनाए रखना चाहते हैं। जी, ये ऑयल वार है जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन इन सब ये ऑयल वार है, ऑयल पे कब्जा ईरान। हाँ, 2 इंपॉर्टेंट सवाल है जो शो में मैं आगे चर्चा करना चाहूंगा अपने मेहमानों के साथ। एक कि ऐसे में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, और दूसरा ये जो आशंका कई लोग जता रहे हैं कि इन सब के बीच में पाकिस्तान अपनी भूमिका को बढ़ा सकता है, व्हाइट हाउस के और ज्यादा करीब जा सकता है, क्या इसकी भी संभावना है क्या? इन दोनों